हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ऋषभ गुप्ता और आज हम सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में दिक्कत आती है कि बहुत ज़्यादा सेक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लिमिट्स हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है इसे शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करने की और आपको एक्सप्लेन करने की इसके की पॉइंट्स। लेट्स स्टार्ट। इसमें हम जो सेक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 142 से लेकर 156 तक। तो सबसे पहले सेक्शन है सेक्शन 142(1). सेक्शन 142(1) में भी दो सेक्शंस हैं। 142(1)(1) कहते हैं कि अगर रिटर्न 139(1) के अंदर अगर आपने फाइल नहीं करी है तो एओ जो है नोटिस भेज सकता है आपको इवन आफ्टर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर कि आप रिटर्न भरो एज पर द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस। वो आते हैं सेक्शन 142(1)(2) पे। ये एक एडिशनल नोटिस है जो कि एओ भेजता है वाइल मेकिंग एन असेसमेंट along with or after the notice issued under section 143(1), 143(2), 148, 153A and 144, जिसमें वो आपसे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स एंड वेरियस अदर इंफॉर्मेशन मांगता है। साथ में वो उन एसेट एंड लायबिलिटी की भी डिटेल्स मांगता है जो कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज नहीं करी। पर इसके लिए एओ अप्रूवल लेता है जेसीआईटी की बिफोर रिक्वायरिंग द असेसी टू फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ एनी एसेट एंड लायबिलिटी विच वर नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। साथ में एओ shall not require produce any books of account for more than 3 years prior to the previous year. ये नोटिस एओ भेज सकता है चाहे आपने रिटर्न भरी है या नहीं भरी है। तो ये मैंने कुछ शॉर्ट में की पॉइंट सुनाए हैं। नेक्स्ट सेक्शन 142(2)(A) डायरेक्शन फॉर स्पेशल ऑडिट। कहता है कोई भी असेसमेंट और रीअसेसमेंट जो कि पेंडिंग है किसी भी रीजन से अंडर सेक्शन 142(A) और एओ को लगता है कि उसके अकाउंट्स ऑडिटेड होने चाहिए, तो एओ जो है उसे एक सॉकोस नोटिस भेजेगा कि why direction should not issued under section 142(2)(A). अगर एओ ने आपको शोकोस नोटिस नहीं भेजा या फिर आपने उसे रीजन दिए थे बट एओ ने उसे रिजेक्ट कर दिए, तो असेसी के पास राइट है वो रिट पेटिशन फाइल कर सकता है हाई कोर्ट के अंदर। एओ को अप्रूवल लेनी है सीसीआईटी सीआईटी से बिफोर इशूइंग सच डायरेक्शन। ये ऑडिट कंडक्ट करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि नॉमिनेटेड बाय सीसीआईटी एंड सीआईटी एंड रेम्युनरेशन और अदर ऑडिट एक्सपेंसेस ऑफ such chartered accountant shall be paid by central government which is fixed by CCIT and CIT. Next, the assessee is to furnish such audit report to AO within the time specified by the AO in direction. But AO जो है इस टाइम को एक्सटेंड कर सकता है फॉर एनी गुड सफिशिएंट रीजन, और जो टाइम एक्सटेंड होगा वो एग्रीगेट टाइम पीरियड ओरिजिनली अलॉन्ग विद द एक्सटेंडेड टाइम नॉट मोर देन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन। यानी कि जब डायरेक्शन दी थी एओ ने तब से लेकर 180 days, मैक्सिमम 180 days तक टाइम एक्सटेंड कर सकता है वो। कहता है एओ को अगर कोई ऐसा
मटेरियल मिला ऑडिट के टाइम पे, तो वो उसे यूटिलाइज कर सकता है असेसमेंट में, बट उसके लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी एसएससी को। बट ये जो प्रोविजन है ये सेक्शन 144 के अंदर इंक्लूड नहीं होता। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 142A, एस्टिमेट बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। कहता है वाइल मेकिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट बाय एओ, एओ से सेटिस्फाइड है या नहीं है उसकी करेक्टनेस और कंप्लीटनेस के लिए, तो एओ जो है वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करता है फॉर वैल्यूएशन ऑफ फेयर वैल्यू एंड एक्सेट्रा। तो वैल्यूएशन ऑफिसर को जो है ये रिपोर्ट सबमिट करनी होती है एओ को और एसएससी को विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस इज मेड। एओ जो है जब वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करता है तब वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देता है एसएससी को, और रिपोर्ट आने के बाद वो उस रिपोर्ट को अपनी असेसमेंट और रीअसेसमेंट में कंसिडर करता है। नेक्स्ट 143(1), ये तो सभी जानते होंगे वैसे, प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, कि व्हेन एसएससी हैज फाइल्ड इट्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139 और 142(1), तो इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) जो है इशू होती है विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। The assessee shall file its response within 30 days from the date of issue of such intimation. Otherwise, जो एडजस्टमेंट बताई गई थी 143(1) में वो एडजस्टमेंट हो जाएंगी। इस 143(1) सेक्शन के अकॉर्डिंग जो इंटीमेशन आई हो, आप रिवीजन में नहीं जा सकते, बट हाँ रेक्टिफाई कर सकते हैं अंडर सेक्शन 154। एसएससी इस 143(1) के अकॉर्डिंग अपील में भी जा सकता है, सीआईटी अपील में। एक साथ में अमेंडमेंट आई थी कि एडजस्टमेंट कैन नॉट बी मेड इन केस ऑफ इनकम अपेयरिंग इन फॉर्म 26A और फॉर्म 16A और फॉर्म 16 विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इन द रिटर्न। पहले इसे एडजस्टमेंट कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब ये हटा दिया गया है पॉइंट कि फॉर्म 26A के अकॉर्डिंग और फॉर्म 16A और 16 के अकॉर्डिंग जो इनकम में मिसमैचिंग होती थी तो उसकी एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट कंसिडर कर लेता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया। नेक्स्ट 143(1)(1)D, प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ स्क्रूटनी। कहते हैं स्क्रूटनी में कोई मैटर लग गया तो रिटर्न कैसे प्रोसेस होगी। फाइनेंस एक्ट 2017 से एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है कि इफ रिटर्न इज फाइल्ड एंड हैविंग अ क्लेम ऑफ रिफंड देन एंड द केस इज सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी अंडर सेक्शन 143(2), द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन नॉट स्टॉप द रिफंड अंडर सेक्शन 143(1) टिल द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3). और ये कब से एप्लीकेबल है? फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स। पहले डिपार्टमेंट रिफंड रोक लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एओ रिटेन कर सकता है कब? जब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 241A के अकॉर्डिंग उसे लगता है कि कोई रीजन है इसके पीछे या इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो उसे वो असेसमेंट कंप्लीट होने तक रोक सकता है। पर हाँ, अगर रिफंड वो रोकता है अंडर सेक्शन 241A के अंदर तो उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी सीआईटी से। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 143(3), रेगुलर एंड स्क्रूटनी असेसमेंट। नॉर्मली रिटर्न फाइल होने के बाद एवरी ईयर डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता है, तो असेसमेंट 143(3) के असेसमेंट के लिए ए को रिक्वायर्ड टू सर्व अ नोटिस अंडर सेक्शन 143
142 within 6 months from the end of the financial year in which return is filed। कहता है ये नोटिस तभी भेजा जा सकता है जब एसएससी ने रिटर्न फाइल करी हो, अदरवाइज ये नोटिस नहीं भेज सकते। If any deduction which is unclaimed by assessee in the return of income, then such deduction shall be claimed by assessee in the assessment proceeding only by filing a revised return। यानी कि अगर कोई डिडक्शन assessee से रह गई थी रिटर्न फाइल करते हुए, तो वो डिडक्शन ले सकता है असेसमेंट प्रोसीडिंग के टाइम पे, बट फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न। कहता है एओ के पास राइट नहीं है वो खुद डिसअलाउ कर सके एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1023A, 1023B, 1023C, 1021 and 1022B while making an assessment until जब तक गवर्नमेंट एंड प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी उससे नोटिफाई नहीं कर देती। 1023A, 1023B सेक्शंस ये एग्जम्पशन सेक्शन है। जैसे कि 1023A है अपना इनकम ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, 1023B है एग्जम्पशन फॉर द इंस्टीट्यूशंस, 1023C है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस के लिए, 1021 है अपना इनकम फ्रॉम रिसर्च एसोसिएशंस, 1022B है न्यूज एजेंसी के लिए। ठीक है, एओ डिसअलाउ कर सकता है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1023C 11 और 12 फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच कमर्शियल रिसिप्ट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 215 whether or not approval granted or notification issued for such charitable and religious institution has been cancelled। यानी कि एओ खुद से डिसअलाउड कर सकता है एग्जम्पशंस 1023 की, 11 और 12 की उस ईयर में जिस ईयर में कमर्शियल रिसिप्ट 20% से ज्यादा एक्सीड कर रही है ऑफ टोटल रिसिप्ट, चाहे उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल मिली हो ना मिली हो फॉर कैंसिलेशन की। फिर एओ के पास पावर है टू रिकमेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू विड्रॉ द अप्रूवल अंडर सेक्शन 35(1)(2) एंड 3। 1(2) है फॉर रिसर्च एसोसिएशन, 1(3) है फॉर साइंटिफिक रिसर्च बाय कॉलेज इंस्टीट्यूशंस। If such institution not comply the condition specified under such section। ठीक है, सेक्शन 144 बैड जजमेंट असेसमेंट। बैड जजमेंट असेसमेंट जब होती है कोई भी पर्सन फेल टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशन द सेक्शन 139(1) यानी कि रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन जो है 139(4), 142(1)(2), 142(2)A, 143(2), तो बैड जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। ये असेसमेंट तभी होगी जब एओ अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा एसएससी को बाय इशूइंग अ शो कॉज नोटिस। एओ के पास राइट नहीं है वो असेस कर सके इनकम बिलो द रिटर्न इनकम एंड कैन नॉट असेस लॉस हायर देन द रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 144। 144 के अंदर रिटर्न इनकम से ज्यादा इनकम नहीं कर सकता और लॉस को रिटर्न लॉस से कम नहीं कर सकता, सॉरी रिटर्न इनकम से कम नहीं कर सकता इनकम को, और लॉस रिटर्न को जितना लॉस दिखाया था उससे हायर नहीं कर सकता। फिर है दिस नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड इफ नोटिस ऑलरेडी इशूड अंडर सेक्शन 142(1)(1। इट शुड बी बेस्ड ऑन मटेरियल फैक्ट कलेक्टेड बाय एओ एंड नॉट ऑन एडहॉक बेसिस। मतलब इसमें यह है कि इसके पास प्रूफ होने चाहिए, मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए उसके पास, ना कि सुनी सुनाई बातों।
आते हैं सेक्शन 144A, पावर ऑफ जॉइंट कमिश्नर टू इशू डायरेक्शन सर्टेन केसेस। अ जॉइंट कमिश्नर may its own motion or reference made by the AO or an application made by the SSC to call and examine the record of any pending assessment or reassessment. Then the joint commissioner shall issue a direction to the AO to enable him to complete the assessment, and such direction is binding on AO. No direction is prejudicial to the SSC shall be issued जब तक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन टू द एसएससी नहीं दी जाएगी, तब तक कोई डायरेक्शन बाउंडिंग नहीं होगी एसएससी के ऊपर। 144A की डायरेक्शन के अगेंस्ट कोई अपील फाइल नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 144C, सबसे इंपॉर्टेंट, रेफरेंस टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। कहता है ऑन कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3), 147, 153A, देन द AO shall pass a draft order to the SSC for reference to the DRP in the following two cases। दो केसेस के अंदर AO जो है SSC को एक ड्राफ्ट ऑर्डर देता है ताकि वो DRP में अगर रेफर करना चाहे तो कर सकता है। In case of foreign company, the AO want to increase the income or decrease the loss of foreign company, and it is not necessary that such variation have been made due to order of transfer pricing officer. In case of an SSC other than foreign company, the AO want to increase the income or decrease in loss of an SSC, and it is necessary that such variation have been made due to order of transfer pricing officer under section 92CA. कहता है AO shall pass a draft order to the SSC and SSC shall submit its acceptance or file an objection to DRP against it within 30 days of the receipt of draft order by him। जब SSC को ड्राफ्ट ऑर्डर मिल गया उसके 30 दिन के अंदर उसे एक्शन लेना है कि वेदर इट इज एग्री और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है DRP के अंदर। फिर AO shall pass a final order within 1 month from the end of the month in which acceptance of SSC is received or objection period 30 days was expired। अगर SSC ने कोई एक्शन नहीं लिया तो एक्शन नहीं लिया 30 डेज के अंदर, या फिर SSC की एक्सेप्टेंस आ गई तो उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर AO जो है फाइनल ऑर्डर पास कर देता है। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्शन DRP में फाइल कर दी तो DRP जो है डायरेक्शन देती है to the AO within 9 months from the end of the month in which the draft order received by the SSC। यानी कि ओरिजिनल टाइम पीरियड से ड्राफ्ट ऑर्डर जब भेजा था तब से टोटली 9 मंथ्स के अंदर, उस मंथ के एंड से 9 मंथ्स के अंदर DRP जो है डायरेक्शन देता है AO को। DRP के पास पावर है टू एनहेंस द इनकम ड्यू टू एनी अदर मैटर विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सच असेसमेंट प्रोसीडिंग। The direction given by DRP is binding on AO and department cannot file an appeal against such direction। डिपार्टमेंट के पास राइट नहीं है कि वो इस डायरेक्शन के अगेंस्ट कोई अपील फाइल कर सके। The AO complete such assessment on the basis of such direction given by the DRP and pass a final order within 1 month from the end of the month in which direction are received from TRP। ठीक है। The SSC can file an appeal to ITT against the order of AO within 60 days from the receipt of order। SSC के पास ये राइट है कि जब AO ऑर्डर पास कर देता है आफ्टर रिसीविंग डायरेक्शन फ्रॉम DRP, तो SSC के पास राइट है कि वो अपील कर सकता है, पर कहाँ? सीधा ITT में। ओके। देन सेक्शन 147 असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट, यानी कि एस्केपिंग असेसमेंट। कहता है AO के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि SSC ने एस्केप्ड करी है इनकम, और उसे एक नोटिस सर्व किया जाता है अंडर सेक्शन 148। इफ एनी असेसमेंट रीअसेसमेंट
any issue which is pending in an appeal or revision, then AO shall not have power to assess or reassess such issue in assessment or reassessment under section 47. यानी कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल मर्जल है कि जो मैटर या इश्यूज अपील और रिवीजन में पेंडिंग है वो मैटर और इश्यूज AO जो है असेसमेंट और रीअसेसमेंट में कंसिडर नहीं करेगा अंडर सेक्शन 147 में. AO shall have power to reopen the case under section 147 but does not have right to reopen the case on the basis of mere to change of opinion. कहता है AO के पास ये तो राइट है कि वो रीओपन कर सकता है अंडर सेक्शन 147 में केस को, बट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ओपिनियन चेंज की वजह से. ठीक है. No assessment is made under section 147 and no notice shall be served on the basis of rumor, gossips, suspicion and also objection of CAG audit party not to be considered as reason to believe. But if objection of audit party is genuine, then CIT may call the information related to such assessment and on the basis of it, CIT can cancel the assessment order and direction given to AO for fresh assessment under section 263. But before making such fresh assessments, CIT shall give an opportunity of being heard to the assessee. फिर the AO shall assess or reassess any other issue which is not recorded in reason under section 148 if such issue is come to his notice while during assessment proceeding. AO is bound to supply the reasons recorded in the notice under section 148. If reason recorded by AO is invalid, then assessee can file a writ petition in the High Court. If any return of income, सबसे important point कहता है अगर assessee ने रिटर्न फाइल करी है in response to notice under section 148, then it is necessary for AO के लिए नेसेसरी है कि उसे नोटिस अंडर सेक्शन 143 इशू करना है within 6 months from the end of the financial year in which return was filed. Otherwise, assessment or reassessment shall be void under section 147. If notice was served under section 148 to deceased person within the time limit, but such notice got returned back and such notice further supplied to the legal representative, then it shall be considered as notice is time barred and legal representative has right to file a writ petition. देखिए एक केस लॉज भी है विपिन वाला का कि अगर AO ने नोटिस अंडर सेक्शन 148 सर्व किया है किसी डिसीज पर्सन को, चाहे वो टाइम लिमिट के अंदर है, बट वो वापस आ गया, फिर AO ने फर्दर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस सर्व किया है बट टाइम लिमिट जो है खत्म हो चुकी थी, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट है रिट पिटीशन फाइल कर सकता है अगेंस्ट द AO बिकॉज जो नोटिस है वो टाइम बार्ड है. और हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो नोटिस इशू किया गया है वो टाइम बार्ड है और असेसमेंट और रीअसेसमेंट जो भी हुई है उस साल की वो इनवैलिड है. ठीक है. ये कुछ छोटे छोटे मैंने की पॉइंट्स निकाले हैं, आपको हेल्प करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है. अब करते हैं सेक्शन 149(1) टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148. यानी कि 147 में जो असेसमेंट और रीअसेसमेंट हो रही थी उसके लिए हमें नोटिस सर्व करना होता था 148 के अंदर. तो 148 के अंदर जो नोटिस इशू करना था क्या टाइम लिमिट थी. कहता है अगर एस्केप्ड असेसमेंट अमाउंट लाइकली टू बी लाइकली अमाउंट 1 लाख और मोर फॉर दैट ईयर, तो नोटिस इशू कर सकते हैं विद इन 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि उस असेसमेंट ईयर से 6 साल के अंदर. कहता है अगर एस्केप्ड असेसमेंट इनकम रिलेशन टू एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो AO जो है 16 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक कर सकता है. और बाकी नॉर्मल केसेस में टाइम पीरियड है विद इन 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर. इससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस भी आएगी जो मैं बाद में अभी लास्ट में आएगी वो बताऊंगा. फिर आता है सेक्शन 151 सैंक्शन फॉर इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148. कहता है कौन सैंक्शन करता है, किसके पास पावर है. कहता है नोटिस कैन बी इशूड अप टू 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर. तो कौन करता है, बाय ज्वाइंट कमिश्नर. हाउएवर द असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर
can issue the notice if joint commissioner is satisfied on the reason recorded by the AO. कहता है notice can be issued after 4 years but up to 6 years or 16 years from the end of the relevant assessment by any AO if CIT is satisfied on reason recorded by AO. सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आई हैं। सेक्शन 153, इसमें 4 सब सेक्शंस हैं। सबसे पहले सेक्शन 153(1) कहता है जो असेसमेंट 143(3) और 144 में हुई थी उसकी कंप्लीशन टाइम लिमिट क्या है। तो जो नॉर्मल टाइम पीरियड है कंप्लीशन का, असेसमेंट ईयर 17-18 तक ये टाइम लिमिट था 21 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। फिर फाइनेंस एक्ट 17 में आया फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए टाइम लिमिट हो गया था 18 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। बट जो लेटेस्ट अभी अमेंडमेंट आई है वो आई है फॉर असेसमेंट ईयर 19-20 ऑनवर्ड्स 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, यही जो टाइम लिमिट नॉर्मल टाइम लिमिट दी गई है सेक्शन 153(1) में, 2 में, 3 में, यही टाइम लिमिट 1 साल से बढ़ जाती है सेक्शन 153(4) के अंदर अगर रेफरेंस मैटर को रेफर किया गया है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को, तो उस केस में ये टाइम लिमिट 1 साल से बढ़ जाती है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, फॉर अप टू असेसमेंट ईयर 17-18 33 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 30 मंथ फ्रॉम द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, फॉर असेसमेंट ईयर 19-20 एंड ऑनवर्ड्स 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। सेक्शन 153(2) कहता है असेसमेंट और रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147, जिसके लिए नोटिस सर्व करा था हमने 148 के अंदर, और इसकी टाइम लिमिट हमने देखी थी 149(1) के अंदर। तो इसका कंप्लीशन टाइम लिमिट भी होगा फॉर अप टू असेसमेंट ईयर 18-19। इसका टाइम लिमिट कंप्लीशन है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस वॉज सर्व्ड, यानी कि आप भेज चुके हो अंडर सेक्शन 148। जिस फाइनेंशियल में आप सर्व कर चुके हो उस फाइनेंशियल के एंड से 9 मंथ के अंदर। बट इसमें अमेंडमेंट आई है 1920 ऑनवर्ड्स 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस वॉज सर्व्ड अंडर सेक्शन 148। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसमें जो नोट लिखा हुआ है कि अगर नोटिस अंडर सेक्शन 148 आप सर्व कर चुके हो अप टू 31 मार्च 2019 तक, तो जो पुराना टाइम लिमिट है 9 मंथ्स, वही टाइम लिमिट कंसिडर करा जाएगा फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। और जैसा कि पहले पीछे बोला है 153(4) के अंदर ये टाइम लिमिट 1 साल से बढ़ जाएगी अगर रेफरेंस दी गई है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को। सेक्शन 153(3) कहता है फ्रेश असेसमेंट अंडर सेक्शन 143, 144, 147 where assessment has been cancelled or referred back to AO by an order under section 254 to 60। मतलब CIT ने ऑर्डर पास करा है 263, 264 में, या ITAT से उसे ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है 254 के अंदर, ठीक है, और वो केस वापस से AO को रेफर किया गया है करने के लिए या कैंसिल करने के लिए, तो वो फ्रेश असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट है फॉर अप टू असेसमेंट ईयर 18-19 सेम 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर अंडर सेक्शन 254 सेक्शन किसका होता है, ऑर्डर पास बाय ITAT टू द CIT, दैट इज ऑर्डर अंडर सेक्शन 254 इज रिसीव्ड बाय CIT और ऑर्डर अंडर सेक्शन 263, 264 इज पास बाय द CIT। जिस फाइनेंशियल ईयर में ये ऑर्डर पास और रिसीव्ड हुए हैं उस फाइनेंशियल के एंड से 9 मंथ्स के अंदर। फॉर असेसमेंट ईयर 19-20 ऑनवर्ड्स ये टाइम पीरियड हो गया 12 मंथ्स। सेम वही कंडीशन कि ऑर्डर इज पास और रिसीव्ड बाय CIT अप टू 31/3/19, then completion period is 9 months, and then according to section 153(4) 1 ईयर से एक्सीड हो जाएगा ये टाइम लिमिट अगर रेफर किया गया है मैटर को ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को। ठीक है, ये सेक्शन होता है। सेक्शन 152 छोटा सा सेक्शन अदर प्रोविजन कहता है SSC कैन ड्रॉपिंग ऑफ रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग इफ ही हैज नॉट फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 246A दैट इज CIT अपील और नॉट एनी रिविजन अंडर सेक्शन 264 and the SSC may disclose and assess income not lower than what he would be rightly liable। इसका मतलब यह है कि SSC की जो रीअसेसमेंट हो रही है
वो उसे ड्रॉप भी कर सकता है अगर वो अपील में नहीं गया या रिवीजन में नहीं गया और उसने सारी इनकम अपनी डिस्क्लोज कर दी एज पर द एओ डिस्क्लोजर। ठीक है। टैक्स रेट सेम एज इनकम चार्ज इन नॉट एस्केप्ड असेसमेंट, यानी कि सेम नॉर्मल रेट का टैक्स रेट लगेगा उस पर। ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन 153(5) अपील इफेक्ट और रिवीजन इफेक्ट। जब ऑर्डर पास हो जाता है उसके बाद एओ को एक अपील इफेक्ट या रिवीजन इफेक्ट ऑर्डर पास करना होता है। तो एओ शैल पास एन इफेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट ऑर्डर इन द सेक्शन 250 में ऑर्डर आता है सीआईटी का, 254 में आता है आईटीटी का, 260A में आता है हाई कोर्ट का, 262 में आता है सुप्रीम कोर्ट का, 263, 264 में आते हैं रिवीजन ऑर्डर बाय सीआईटी। तो विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर अंडर सेक्शन 250, 254, 260, 262 इज रिसीव्ड बाय सीआईटी और ऑर्डर अंडर सेक्शन दिस that is 263, 264 is passed by CIT. On the request of the AO, CIT may allow additional time of 6 months for passing such effect order. अगर CIT को लगता है रीजन टू बिलीव है तो CIT जो है एडिशनल 6 month उसे प्रोवाइड कर देती है। If order under section 250, 254, 268, 262, 263, 264 require verification of any issue and opportunity of being heard is given to the SSC, then AO shall pass effect order within 9 months from the end of financial year in which order under section 250, 254, 268, 262 is received by CIT or order under section 262, 264 is passed by CIT। यानी कि ऊपर था कि नॉर्मल टाइम पीरियड था 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। नीचे कह रहा है कि अगर ऑर्डर के अंदर कोई ऐसी डायरेक्शन आई है कि वेरिफिकेशन करना है किसी मैटर के ऊपर या अपॉर्चुनिटी बिंग कर दी गई एसएससी को, तो एओ को जो है ऑर्डर पास करना होता है विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डायरेक्शन गिवन इन द ऑर्डर पास अंडर सेक्शन दिस। ठीक है। सेक्शन 153(6) टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट इन सर्टेन केसेस पर्सुएंट टू डायरेक्शन ऑफ एप्लेट अथॉरिटी एंड कोर्ट। ये देखा जाए स्टडी मेट से अगर देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है सिर्फ इतने से मैटर में से कवर करने की। तो सबसे पहले आता है, इसके भी 2 हैं सेक्शन 153(6)(1), 153(6)(2। तो सबसे पहले बढ़ते हैं सेक्शन 153(6)(1). इन केस ऑफ असेसमेंट इज नॉट कैंसिल और सेट असाइड any direction given in order passed under section 250, 254, 268, 262, 263, 264 as a result of which income of any assessment year or other SSC escaped assessment, then such assessment reassessment shall be completed before the expiry of 12 months from the end of the month in which order under section this is received by CIT or passed by CIT। यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी और असेसमेंट ईयर से रिलेटेड इनकम को कंसिडर कर दिया करंट असेसमेंट ईयर में, या किसी और अदर एसएससी की इनकम कंसिडर कर दी किसी और एसएससी की इनकम में, और एसएससी ने जो है अपील फाइल कर दी या पेटिशन फाइल कर दी अंडर रेलिवेंट प्रोविजन। तो जब ऑर्डर आ गया सीआईटी का, आईटीटी का, हाई कोर्ट का for acceptance or rejection of such dispute, तो जब ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर आने जिस मंथ में आया उस मंथ से 12 महीने के अंदर अंदर एओ को वो असेसमेंट और रीअसेसमेंट कंप्लीट करनी है। ठीक है। इन केस ऑफ असेसमेंट इज कैंसिल और सर्टाइज, कहता है असेसमेंट अगर कैंसिल हो गई पहले या सेट असाइड हो गई तो डायरेक्शन गिवन इन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 254, 263, 264 फॉर फ्रेश असेसमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनकम ऑफ एनी असेसमेंट ईयर और अदर एसएससी एस्केप्ड असेसमेंट, देन सच फ्रेश असेसमेंट शैल बी मेड एज पर सेक्शन 153(3) जो हमने पीछे टाइम लिमिट देखी, डेट इज कंप्लीट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर in which order under section 254 is received by CIT or order under section 263, 264 passed by CIT. Then where an appeal and revision effect order under section this passed by AO in which no direction for fresh assessment and no direction for income of any assessment year or other SSC escaped assessment
then AO shall pass modification order as per section 153(5) अपील इफेक्ट ऑर्डर जो पीछे पढ़े थे हमने, within 3 months from the end of the month in which order under section 250, 254, 268, 262 is received by CIT और order under section this is passed by CIT। तो ये 3 ही मेन इसमें पॉइंट हैं इस सेक्शन में पढ़ने के। फिर आते हैं सेक्शन 156(2) where in case of firm if any assessment is made on the partner of the firm in consequence of assessment and assessment made on the firm under section 147, then such assessment and assessment made on the partner shall be completed before the expiry of 12 months from the end of the month in which order under section this is passed to the firm। यानी कि किसी फर्म पे असेसमेंट और रीअसेसमेंट हो रही थी अंडर सेक्शन 147, तो सच असेसमेंट और रीअसेसमेंट कंप्लीट करनी है, सॉरी अगर फर्म के ऊपर असेसमेंट हुई है और उसकी वजह से पार्टनर के ऊपर ही है, तो पार्टनर की असेसमेंट को कंप्लीट करना है बिफोर एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर अंडर सेक्शन 147 इज पास टू द फर्म। आते हैं सेक्शन 154 रेक्टिफिकेशन मिस्टेक। नॉर्मली सबको पता ही है, द इनकम टैक्स अथॉरिटी में रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड रेफर्ड एज अमेंड एनी ऑर्डर बाय इट, अमेंड एनी इंटीमेशन पास अंडर सेक्शन 143(1), amend any intimation passed under section 200A(1), that is 3 days intimation, amend any intimation under section 206CB(1), TCS intimation। ठीक है। The income tax authority may make rectification by its own motion or mistake is brought to its notice by assessee or deductor or concerned by the CIT appeal। The amendment shall be made by AO within 4 years from the end of financial year in which order sought to be amended was passed। But if application is made by SSC for rectification, then AO shall pass an order for making the amendment or refusing to allow the claim within 6 months from the end of the month in which application is received। ठीक है। The AO can rectify those matter under section 154 which have not gone in an appeal or revision। AO उसी मैटर को रेक्टिफाई कर सकता है अंडर सेक्शन 154 में जो कि अपील और रिवीजन में नहीं गए हुए। फिर पढ़ते हैं नया सेक्शन नोटिस अंडर सेक्शन 156 नोटिस ऑफ डिमांड। कहता है व्हेन एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन और एनी अदर सम इज पेबल इन कंसिक्वेंस ऑफ एनी ऑर्डर पास अंडर इनकम टैक्स एक्ट, देन AO shall serve a notice under section 156 ऑफ डिमांड along with such order। यानी कि पीछे जो ऑर्डर पास हुए थे सेक्शन 250 के अंदर, 254 के अंदर, अपना 260A के अंदर, 262 के अंदर और 263, 264 के अंदर, तो उसके साथ एक नोटिस ऑफ डिमांड इशू करा जाता है अंडर सेक्शन 156। प्रोवाइडेड एनी सम पेबल अंडर सेक्शन 143(1), 200A(1), 201 जो कि TDS में इंटीमेशन आती है, 206CB(1) जो TCS की इंटीमेशन आती है, देन सच इंटीमेशन डीम्ड एज नोटिस ऑफ डिमांड। इसी को नोटिस ऑफ डिमांड मान लिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ होते हैं हमारे सेक्शंस खत्म। कुछ 1-2 एक्सप्लेनेशंस हैं। जैसे पहला है प्रोटेक्टिव असेसमेंट। क्या होती है? एन इनकम टैक्स अथॉरिटी इज एबल टू मेक अ प्रोटेक्टिव असेसमेंट और अल्टरनेटिव असेसमेंट इफ इट इज नॉट असर्टेबल हु इज रियली लायबल टू पे द टैक्स अमंग अ फ्यू पॉसिबल पर्सन। यानी कि डिपार्टमेंट कंफ्यूज है कि एक्चुअल में कौन लायबल है टैक्स पे करने के लिए, तो डिपार्टमेंट जो है दोनों के ऊपर या अल्टरनेटिव पार्टी जितनी होती है उनके ऊपर एक फॉर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो वो एक प्रोटेक्टिव असेसमेंट कर देती है। सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि 49(1) में जो टाइम लिमिट थी सेक्शन 148 के अंदर जो नोटिस इशू करना होता है 4 years, 6 years, 16 years, तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन है। कुछ प्रोवाइजो हैं कि जैसे फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 147 में कहता है नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 शैल बी इशूड आफ्टर expiry of 4 years from the end of relevant assessment year when income has escaped assessment because of mistake of AO। कि AO की गलती की वजह से AO ने आइडेंटिफाई करा है कि एसएससी ने एस्केप्ड करी है इनकम, तब भी AO जो है नोटिस नहीं इशू कर सकता आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। चाहे असेसमेंट पहले हो चुकी है अंडर सेक्शन 143(3) और 147 के अंदर, assessee has filed its return of income under any provision of act, assessee चाहे fully or truly disclose कर चुका हो अपने सारे material facts। ठीक है।
नोट, ये जो प्रोवाइजर है ये एप्लीकेबल नहीं होगा कहां पर, वेयर इनकम इन रिलेशन टू एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एंटिटी जो कि लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, क्योंकि उसमें तो वैसे भी टाइम पीरियड जो है 16 ईयर्स का होता है, तो उसके लिए प्रोविजर एप्लीकेबल नहीं है। फिर आते हैं सेक्शन 49(3), नो नोटिस शैल बी इशूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर इन द सेक्शन 148 टू द एजेंट ऑफ द नॉन रेसिडेंट। कहता है नॉन रेसिडेंट है, उसे नोटिस तो कहाँ भेजेंगे, तो उसके एजेंट को भेज सकते हैं, बट उसके लिए भी टाइम लिमिट है कि 6 साल तक भेज सकते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। सेक्शन 150 के अंदर है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 फॉर मेकिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट इन कंसिक्वेंस ऑफ ऑर्डर डायरेक्शन अंडर सेक्शन द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट और एनी अदर लॉ। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है या ऑर्डर पास किया है CIT ने, ITAT ने कि जो असेसमेंट और रीअसेसमेंट होनी है, तो उसके रिगार्डिंग नोटिस इशू करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है अंडर सेक्शन 148। लास्ट एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 153। सेक्शन 153 में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट। तो कहता है कि वो जो टाइम लिमिट्स हैं उन टाइम लिमिट्स के अंदर अगर हमारा मैटर इन जगह कवर होता है तो ये जो टाइम पीरियड है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि अपना पढ़ते हैं पहले, एक्सक्लूजन ऑफ फॉलोइंग टाइम पीरियड व्हाइल कंप्यूटिंग कंप्लीशन पीरियड ऑफ असेसमेंट दिस, यानी कि ये टाइम पीरियड इसके अंदर कवर नहीं होंगे। कहता है टाइम टेकन फॉर रीओपनिंग द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 269 इंक्रीमेंट ऑफ एन ऑफिस, दैट इज कि अगर हमारा मैटर एक जुरिसडिक्शन के पास था वो दूसरे के पास ट्रांसफर हो गया, तो जब तक ट्रांसफर हुआ वो टाइम पीरियड जो हुआ वो टाइम पीरियड इस नॉर्मल टाइम पीरियड में कवर नहीं होगा। फिर स्टे पीरियड बाय एन ऑर्डर और इंडक्शन ऑफ एनी कोर्ट, ठीक है। पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम इंटीमेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फॉर कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 10 टिल द डेट ऑफ ऑर्डर रिसीविंग बाय AO फ्रॉम सच अथॉरिटी, ठीक है। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को इंटीमेट करा AO ने कि कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं अंडर सेक्शन 10 के अंदर, और जब तक ऑर्डर आएगा AO से तो जो वो बीच का टाइम पीरियड है वो 153 टाइम पीरियड के अंदर कवर नहीं होगा। पीरियड ऑफ कमेंसिंग फ्रॉम वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया है केस, तो जब तक उसकी रिपोर्ट आएगी तब तक। पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम डायरेक्शन गिवन फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 142A टिल द डेट ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय द assessee to AO, if such direction is challenged before court then period end till the date of order received by the CIT, ठीक है। फिर पीरियड, ये लास्ट के 2 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 days commencing from the date of declaration issued by AO under section 158A। 158 में क्या है, कहता है 158A के अंदर है आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर SSC ने कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है तो वो डिक्लेरेशन फाइल कर सकता है AO को। तो जब डिक्लेरेशन रिसीव्ड हुई AO को टिल द डेट ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 153A(3) बाय AO फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द डिक्लेरेशन, बट ये टाइम पीरियड जो है 60 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द रेफरेंस मेड फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एन अथॉरिटी अंडर सेक्शन 90 दैट इज DTAA एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन मांगती है डिपार्टमेंट, तो टिल द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन इशूड बाय कमिश्नर और अ पीरियड 1 year विच एवर इज लेस, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर सकते हैं। Note, in all the above cases where immediately after excluding the above time period, the period limitation to AO for making assessment reassessment is less than 60 days, then such remaining period shall be extended to 60 days। यानी कि ये फॉर एग्जांपल इन मैटर्स में से रेफरेंस दी गई आगे, तो जब ऑर्डर आ जाता है उस ऑर्डर के बाद कंप्लीशन करने के लिए टाइम पीरियड जो है AO के पास 60 डेज से कम रहता है, तो 60 डेज तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ है फॉर असेसमेंट ईयर 16-17 असेसमेंट प्रोसीडिंग वर गोइंग अंडर सेक्शन 143 एंड SSC चैलेंज द असेसमेंट बिफोर हाई कोर्ट ऑन 1/12/2018 को द हाई कोर्ट ग्रांट स्टे ऑन 1/12/2018 एंड डिसमिस
रिट पेटिशन ऑन 20/1/19, यानी कि हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी रिट पेटिशन ऑन 20/1/19। देन इन सच केस टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट इज 31/12/18। तो नॉर्मली टाइम पीरियड होता है असेसमेंट 16-17 के लिए अंडर सेक्शन 143 की असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए। प्लस उसमें जो स्टे टाइम पीरियड है, हाई कोर्ट को जब रिट पेटिशन फाइल करी 1/12/2018 से टिल द हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर पास किया कैंसिलेशन का, तो टोटल टाइम पीरियड मिला के 20 फरवरी 2019 बन रहा था। बट टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट फ्रॉम 20/1/2019 टू 20/2/2019 इज लेस देन 60 डेज, यानी कि अपना एओ के पास टाइम लिमिट कितना था, कहता है रिट पेटिशन तो 20/1 को डिसमिस हुई है और अब टोटल टाइम पीरियड 20/2/19 तक उसे फाइल करना है, तो ये 60 डेज से लेस है। इस केस में एओ के पास टाइम लिमिट जो है कंप्लीट करने की 21/2/2019 सॉरी 21/3/2019 आएगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, 21/3/2019 होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैंने अपनी ईमेल आईडी फर्स्ट पेज पे आपको दी है, कोई भी क्वेरी हो आप उस रिगार्डिंग उसमें मेरे को बता दीजिएगा। और नेक्स्ट कौन से चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए वो फिर मैं लेके आऊँगा। थैंक यू।